जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 7वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इसमें भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यह इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? आपको बताना है कि जो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, उसे किस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। ए कहता है एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू अपान टी। बी कहता है ए बराबर v प्लस यू अपान टू। सी कहता है ए इक्वल टू वी प्लस यू अपान टी। और डी कहता है ए बराबर यू प्लस वी टी। यहाँ पर u जो है वो प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है और t समय है। आपको बताना है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र इसमें से कौन सा है। तो आप जानते हैं त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर, यानी अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटा देते हैं और उसमें समय से आप जब भाग कर देते हैं तो आपको वेग परिवर्तन की दर पता लग जाती है। तो इस तरीके से जो पहला है ए, यह सही उत्तर है। v में से u को घटाएंगे, अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे तो वेग परिवर्तन पता लग जाएगी और t से यानी समय से भाग कर देंगे तो आपको दर पता लग जाएगी। ठीक है, तो ए बिल्कुल सही उत्तर है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ए कहता है बल, बी कहता है त्वरण, सी कहता है द्रव्यमान, डी कहता है वेग। तो आप बताएं क्या सही होगा। संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो आप जानते हैं संवेग का जो सूत्र होता है वह होता है mv, है ना, द्रव्यमान गुणे वेग। और वेग का जो सूत्र हाँ, वेग का जो डिनोट करते हैं सिंबल है वो भी v है। जब आप अनुपात की बात करते हैं तो इसका मतलब होगा mv बटे v की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से आप जब इसको काटेंगे तो केवल यम बचता है। क्या प्राप्त होता है? द्रव्यमान प्राप्त होता है। तो दो का सही उत्तर है द्रव्यमान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की या वस्तुओं का ए कहता है समान बल होता है, बी कहता है समान वेग होता है, सी कहता है समान त्वरण होता है, डी कहता है समान गति होती है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का वेग या बल या त्वरण या गति, इनमें से कौन सी चीज समान होती है? तो इनका समान त्वरण होता है। क्या होता है? समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली जो वस्तुएं होती हैं उन सभी का जो त्वरण होता है वो क्या होगा? समान होता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए कहता है कम हो जाएगा, बी कहता है आवर्तकाल अधिक हो जाएगा, सी कहता है अपरिवर्तित रहेगा और डी कहता है लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा। आपको बताना इसमें से सही उत्तर क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कि उस जो दोलनों का आवर्तकाल है वह कम हो जाएगा। आगे देखें। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए कम हो जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी उतना ही रहेगा, डी कुछ कह नहीं सकते। तो घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है यह आपको बताना है। बताएं। कम हो जाएगा कोणीय वेग। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? ए कहता है गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाएगी, बी कहता है संवेग दुगुना हो जाएगा, सी कहता है उपर्युक्त दोनों सही है, डी कहता है इनमें से कोई सही नहीं है।
आपको बताना है कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। यह प्रश्न टीटी में भी पूछा जा चुका है, सुपर टीटी में भी पूछा जा चुका है, और इसके अलावा अन्य बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हाँ बताएं, इसका सही उत्तर क्या होगा। जी बिल्कुल सही उत्तर, गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चार गुनी हो जाएगी। और संवेग क्या होगा, दुगुना हो जाएगा। सी बिल्कुल ठीक उत्तर है। आप जल्दबाजी में केवल एक को ही सही मत माने, सारे ऑप्शन को ध्यान में आपको रखना होगा, है ना। आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv² होता है ना। वी की जगह पे जब इसको दुगुना करेंगे तो स्क्वायर में जाके ये चार गुना हो जाता है ना, होगा कि नहीं होगा। दो का भी स्क्वायर होगा तो ये चार हो जाएगा। तो इस वजह से ये जो गतिज ऊर्जा होगी वो चार गुनी हो जाएगी। संवेग भी दो गुना हो जाएगा, क्योंकि mv होता है ना, संवेग का सूत्र क्या होता है, mv होता है। तो जब आप इसको वेग को दोगुना करेंगे तो ये 2mv हो जाएगा, तो दोगुना हो गया ना। तो दोनों सही है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्यों। ए कहता है द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। बी कहता है द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। सी कहता है दोनों गलत है। डी कहता है दोनों सत्य है। आपको बताना है इन एबीसीडी में से इस प्रश्न के लिए कौन सा उत्तर सही है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। आगे चलें। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह क्या है आपको बताना है। ए कहता है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। बी कहता है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम है। सी कहता है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। और डी कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह किसका नियम है, और नियम है भी कि नहीं। हाँ, यह न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है, गति का पहला नियम है ये। ठीक है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, ए कहता है बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है। बी कहता है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। सी कहता है बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और डी कहता है शून्य होता है। इसका सही उत्तर बताइए। बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल है। ए भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं। बी कहता है हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए। सी कहता है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। और डी कहता है कि ये जो संबद्ध बल है इसका परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है, किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। आपको बताना है कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल, यह है नहीं रहेगा। इसके साथ कौन सा ऑप्शन सही है, ये सी सही है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है, ए कहता है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। बी कहता है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। सी कहता है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। और डी कहता है गैलीलियो का गति विषयक नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह कौन सा नियम है, किसका नियम है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है न्यूटन का गति विषयक नियम, तीसरा तृतीय नियम, गति विषयक तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। ए प्रथम नियम, बी द्वितीय नियम, सी तृतीय नियम। और डी कहता है कोई सही नहीं है। तो जल में तैरना समुद्र की न्यूटन की
गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया का जो नियम है ना, आप पीछे की तरफ बल लगाते हैं तो आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, यही होता है ना। आगे देखें, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी आर्किमिडीज, डी आइंस्टीन। तो यह कथन है न्यूटन का। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, प्रथम नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। बी, द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। सी, तृतीय नियम से संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है। डी, कोई नहीं। क्या सही उत्तर है इसका? जी हाँ, द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। बी बिल्कुल सही उत्तर है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? ए, अक्रियता, बी, जड़त्व, सी, कुलभार, डी, गतिहीनता। तो इसका जो सही उत्तर है वह है जड़त्व, है ना। जड़त्व का अर्थ क्या होता है? हाँ, परिवर्तन का विरोध, यही ना। आगे देखें, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? ए, गतिशीलता का नियम, बी, जड़त्व का नियम, सी, संवेग संरक्षण का नियम और डी, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम होता है वो जड़त्व का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ए, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, बी, गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, सी, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, और डी कहता है पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। आपको बताना है कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जी हाँ, बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। हाँ, इसका सही उत्तर है डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा आगे बढ़ता है। गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है? ये कई बार पूछा गया प्रश्न ये भी है। ए, यात्री अपनी असावधानी से धक्के खाता है। बी, यह एक स्वैच्छिक प्रतिक्रिया है। सी, यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। डी कहता है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर बताएं। सही उत्तर है, यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। इसीलिए जब गतिशील वाहन पे अचानक आप ब्रेक लगाते हैं, अचानक रोकते हैं, तो यात्री सामने की ओर गिर पड़ता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए, ऊर्जा संरक्षण, बी, एवोगाद्रो परिकल्पना, सी, बर्नौली प्रमेय और डी, संवेग संरक्षण। तो रॉकेट सिद्धांत जो कार्य करता है वो करता है संवेग संरक्षण के नियम पर। अश्व यानी घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही यानी जो घुड़सवार होता है के गिरने की आशंका का क्या कारण है? ए, जड़त्वाघूर्ण, बी, गति का तीसरा नियम, सी, विश्राम जड़त्व, डी, द्रव्यमान का संरक्षण नियम। तो सही उत्तर क्या है? विश्राम जड़त्व। क्या है? विश्राम जड़त्व। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बाल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? आपने देखा होगा जब बाल पकड़ी जाती है तो पकड़ते समय हाथ को पीछे की तरफ भी खींचते हैं, है ना। तो ऐसा क्यों करते हैं? ए, बाल विश्राम की स्थिति में आ सकती है इसलिए करते हैं। बी, बाल त्वरित स्थिति में रह सकती है इसलिए ऐसा करते हैं। सी, हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। डी, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो। सही उत्तर क्या होगा वो बताएं आप।
ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि बाल विश्राम की स्थिति में आ सकती है ना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बल किसका गुणनफल है? ए द्रव्यमान और वेग का, बी द्रव्यमान और त्वरण का, सी भार और त्वरण का, डी भार और वेग का। तो आप जानते हैं बल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए। एफ यानी बल, फोर्स, एम का मतलब मास यानी द्रव्यमान, और सी का मतलब होता है एक्सेलरेशन यानी त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण इज इक्वल टू बल। तो सही उत्तर क्या हुआ इसका? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या है? बल है। बी सही है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, ए कहता है पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, बी कहता है भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, सी कहता है मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है, डी कहता है भार में परिवर्तन होता है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या स्थिति बनती है वो आपको बताना है। जी हाँ, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में जो उपस्थित भार होता है वह घट जाता है, लेकिन मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, आगे देखें। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान यानी जी के मान पे क्या प्रभाव पड़ता है वही आपको बताना है। जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण है ना। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं? ए कहता है बढ़ता है, बी कहता है घटता है, सी कहता है 45 अंश अक्षांश तक घटता है, और डी कहता है कि वही बना रहता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन कहाँ कैसे होता है। जब पृथ्वी के ध्रुवों पर आप की बात आप करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो जी का मान होता है, अधिकतम मान जी का यानी गुरुत्वीय त्वरण का अधिकतम मान ध्रुवों पर ही होता है, और सबसे कम गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है भूमध्य रेखा पर। जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? बढ़ेगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर भी गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। आप ये भी जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण को जी से प्रदर्शित करते हैं, और साथ ही पृथ्वी पर जी का जो मान होता है वह होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये गुरुत्वीय त्वरण का मान है पृथ्वी पर। लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुवों पर जाते हैं वैसे ही वैसे इसका मान बढ़ता जाता है ना। तो ए बिल्कुल सही उत्तर है। भूमध्य रेखा की ओर जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो घटता जाएगा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए हम आपको इसको थोड़ा सा डिटेल बता रहे थे। आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलें। शरीर का वजन, ए कहता है मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है, बी कहता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, सी कहता है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, और डी कहता है पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। तो आप बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, शरीर का जो वजन होता है वो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम क्यों होता है, आप बता सकते हैं? क्योंकि वहां पे गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है, इसी वजह से ध्रुवों पर शरीर का वजन अधिकतम होता है ना। आगे चलते हैं। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि ए कहता है वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, बी कहता है चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है, सी कहता है चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है यानी अत्यंत कम होता है, अल्प होता है, और डी कहता है चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है। सही उत्तर बताएं आप। हाँ, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प होता है, बहुत कम होता है ना। आगे देखें। 20 किलोग्राम के वजन को पृथ्वी के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर
पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है। ए कहता है 200 जूल, बी कहता है 20 जूल, सी कहता है 981 जूल और डी कहता है 0 जूल। सही उत्तर बताना है आपको, बताइए। ये पूछा गया प्रश्न है भाई, ये कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसका सही उत्तर बताएं। जी हाँ, ये टेट में भी है, सुपर टेट में भी आया है, आरआरबी में पूछा गया है, इसके अलावा हम बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 0 जूल। जानते हैं क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पकड़े रखने की बात की जा रही है ना। और आप जानते हैं कि कार्य का जो सूत्र होता है वो होता है बल गुणे विस्थापन। तो विस्थापन तो कुछ हुआ नहीं, विस्थापन जब शून्य होगा तो बल से गुणा करेंगे तो सारा कुछ क्या होगा, शून्य आएगा, है ना। तो 0 जूल ही इसका सही उत्तर है। आगे चलें। जी हाँ, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है, क्या करता है वह आपको बताना है। ए कोई भी कार्य नहीं करता, बी अधिकतम कार्य करता है, सी धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, सी कहता है ऋणात्मक कार्य करता है। आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है कि कोई भी कार्य नहीं करता। दीवार को धक्का तो दे रहा है पर उसे विस्थापित करने में असफल है ना। और जब आप कहते हैं कि कार्य का सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन, यानी एफ एंड ए, डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो जहां पे आप विस्थापन की बात कर रहे हैं, सॉरी डी, है ना, बल गुणे विस्थापन की बात कर रहे हैं, तो जब ऐसी स्थिति में डी 0 हो जाएगा तो क्या होगा, एफ के साथ आप एक जब गुणा करेंगे तो सब कुछ क्या होगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, यानी कोई भी कार्य नहीं हुआ, विस्थापन अनिवार्य है। तो ए बिल्कुल सही उत्तर है इसका। आगे चलते हैं। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा क्यों होता है? ए फिसलने की संभावना कम हो जाए इसलिए होता है, बी तेज चल सके इसलिए, सी कहता है शक्ति संरक्षण के लिए और डी कहता है स्थायित्व बढ़ाने के लिए। आपको बताना है कि पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है। स्थायित्व बढ़ाने के लिए झुक जाता है, डी बिल्कुल सही उत्तर है। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि, मतलब पीसा की जो ऐतिहासिक मीनार है वो तिरछी होते हुए भी क्यों नहीं गिरती है, ये बताना है आपको। ए कहता है इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, इसलिए। बी कहता है इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है, इसलिए। सी कहता है यह एक आश्चर्य है, इसलिए तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती। डी कहता है इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, इसलिए नहीं गिरती। आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। बिल्कुल सही, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है आधार से होकर जाती है ना। तो ये सही उत्तर है। इस तरीके से यह छोटी सी कक्षा पूरी हुई। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें और इस श्रृंखला का अगला वीडियो इंपॉर्टेंट प्रश्नों का वीडियो देखना भी ना भूलें। चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।